हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो है वो लेक्चर नंबर 2 है। हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया था। चार्ज जो है उसमें एडिटिव नेचर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हमने सभी उसमें डिस्कस किए थे। आप सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखें, और कोई डाउट हो तो हमने बोल रखा है, आप कमेंट में डालें तो हम उस पॉइंट को दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर क्लियर नहीं होता है तो हम फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में सीजीएस यूनिट का डिस्कशन कर रहे थे, कूलम्स लॉ की। ठीक है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो एसआई यूनिट आपको मालूम है, कूलम है चार्ज की यूनिट। चार्ज का डिस्कशन कर रहे थे यूनिट का। तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, इसमें सीजीएस में जो ओल्ड सिस्टम था उसमें दो यूनिट चलती थी, एक इलेक्ट्रोस्टेट में और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक का तो नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टेट का सिस्टम है उसको आप ध्यान रखना। तो ई एस यू ऑफ चार्ज, इसका मीनिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये सीजीएस यूनिट है। इसे ऐसे ही बोलते हैं, ई एस यू ऑफ चार्ज, और स्टेट कूलम भी कहते थे। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर उसको फ्रैंकलाइन भी बोलते हैं। ये तीनों ही यूनिट सीजीएस की थी। और दूसरा एक था ईएमयू ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक, ये भी सिस्टम था सीजीएस में। और इसको कैपिटल ए कैपिटल बी कूलम्स, ए बी कूलम्स, इनका ये रिलेशन है कि 1 कूलम 3 × 10⁻⁹ ई एस यू ऑफ चार्ज है, या स्टेट कूलम है। और यही 1/10 ई एम यू ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो आप इसमें ज़्यादा नहीं, ये जरूर ध्यान रखना कि ई एस यू ऑफ चार्ज 3 × 10⁻⁹ आपका जो है 1 कूलम 3 × 10⁻⁹ ई एस यू ऑफ चार्ज है। आप इसमें 10 को मल्टीप्लाई करके अदर रिलेशन बना सकते हैं। ठीक, अब आपको मालूम है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जनरली ब्रेक नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट से हम पॉजिटिव चार्ज को बहुत हाई वेलोसिटी देकर और उसको न्यूक्लियस में स्ट्राइक करके हम उसमें जो है वो इनको ब्रेक करते हैं। वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपके उसमें एक साइक्लोट्रॉन सिलेबस में है, वेन डी ग्राफ हटा दिया गया है, आगे है मैग्नेटिज्म के चैप्टर में। फिलहाल आप यहाँ पर समझें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाते हैं और उनको हम क्वार्क बोलते हैं, जो ब्रेक होकर पार्टिकल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 बेसिक क्वार्क्स जो हैं, जो रिसर्च हुई है उसमें है, ये उनके ये नाम है, हमने यहाँ पर नोट किया है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स, देयर आर 6 बेसिक क्वार्क्स। ठीक है ना, ये क्वार्क्स QUARKS। नंबर 1 है अप, ये इसके सिंबल हैं। इसका चार्ज जो है वो पॉसिबल 2e/3 है, डाउन का -e/3 है। तीसरा ये चार्म है, CHARM, ये 2e/3 है। स्ट्रेंज है, ये -e/3 है। टॉप है, इस ये 2e/3 है। बॉटम है, ये -e/3 है। कई में चार्ज सेम है लेकिन उनकी अदर प्रॉपर्टी अलग है। ये एजम्पशन है कि ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है प्रोटॉन का, कि 2 अप और एक डाउन से मिलकर प्रोटॉन बना है। तो 2 अप और एक डाउन। अप का चार्ज कितना है? 2e/3, ये 2e/3, दूसरा अप 2e/3 और डाउन है -e/3। तो ये नेट एलसीएम देख लो तो E आता है, इसका मतलब प्रोटॉन का चार्ज आपका E आ गया। इसी तरह न्यूट्रॉन का पॉसिबल कॉम्बिनेशन UDD मानते हैं। U है 2e/3, डाउन है -e/3, डाउन है -e/3, और नेट मिलाकर ये 0 हो गया। क्वार्क का जो थ्योरी है वो बोर्ड के लिए और उसके लिए आपका ज़रूरी नहीं है आप उसको इतना ध्यान रखें। एक जनरल नॉलेज के उस पर जो है ध्यान रखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाते हैं, और ये उसी समय तक ब्रेक होते हैं जब तक आप इसमें चार्ज पार्टिकल को स्ट्राइक करते हैं किसी हाई वेलोसिटी के, यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी समय। ठीक है, बाद में ये फिर ज्वाइंट हो जाकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना लेते हैं। और ध्यान रखना, जैसे क्वांटाइजेशन होता है Q=NE, वो क्वांटाइजेशन इससे अफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि ये जो है वो अंडर प्रैक्टिकल की सिचुएशन में है कि ये ब्रेक होते हैं उसके बाद कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आप सीजीएस यूनिट को जरूर ध्यान रखें। और ये ध्यान रखें कि 1 कूलम 3 × 10⁻⁹ ESU ऑफ चार्ज है। तो इसको हम हटा रहे हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कंपोज्ड ऑफ है क्वार्क्स। क्वार्क्स जो है वो 6 बेसिक क्वार्क की रिसर्च हुई है इसमें। अब हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ का। ठीक है,
आप चार्ज के बारे में थ्योरी को समझ चुके हैं। अब हम कूलम्स लॉ जो है, पहली बात पॉइंट पार्टिकल के लिए है। जैसे ग्रेविटेशन लॉ होता है ना, वो पॉइंट मास के लिए होता है, वैसे ही जो ये कूलम्स लॉ है ये पॉइंट चार्ज के लिए है। पॉइंट चार्ज देखिए, पॉइंट मास और पॉइंट चार्ज, इनकी कोई स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं है, क्योंकि पॉइंट जो है प्रैक्टिकल उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे ये आपको बॉडी दिख रही है, ये एक्सटेंडेड बॉडी है पेन, ठीक। अगर हम इसको डिस्टेंस इंक्रीज कर दें तो ये दूर से देखने पर ये स्मॉल होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो लार्ज डिस्टेंस पर ये पॉइंट मास का काम करेगी, ठीक। कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। यदि हमारा जो इंटरेस्ट का पॉइंट है, यानी जहाँ हमें चार्ज के ड्यू टू फील्ड निकालना है, फोर्स निकालना है, या मास के ड्यू टू निकालते हैं ग्रेविटेशन में, वो इंटरेस्ट का पॉइंट के कंपेरेटिवली डिस्टेंस लार्ज हो, ठीक है ना, तो हम उसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ओके, यहाँ पर डिफिनीशन भी देते हैं कि एनी चार्ज हुज डायमेंशन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट वेयर इट्स इफेक्ट्स आर डिजायर्ड इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। यानी जिसकी डायमेंशन बहुत स्मॉल हो कंपेरेटिवली उस पॉइंट के जहाँ से हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसको पॉइंट चार्ज बोल देते हैं। समझ गए होंगे आप बात को। कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। इसके अलावा कूलम्स लॉ जो होता है वो किसी स्फेरिकल बॉडी के लिए भी वैलिड होता है, वो अभी हम बताएंगे। देखिए कूलम्स लॉ ये स्केलर फॉर्म है और ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक। इसमें दो चार्ज आपने रखे Q1 Q2, डिस्टेंस उनकी r है, तो जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल टू है Q1 Q2 अपॉन r²। न्यूमेरिकल लगाते समय अगर इसमें कोई चार्ज नेगेटिव है तो माइनस साइन को नहीं लेना है, ये केवल स्केलर फॉर्म है, ये केवल मैग्नीट्यूड देगा आपको, इसलिए इसमें मॉड लगा दिया गया है। बेटर है यहाँ पर मॉड लगाएं। नेचुरल है कि प्रोपोर्शनल को जब आप इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो इसको हमने यहाँ इक्वल किया, कांस्टेंट आ गया 1/4πε0। इसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ये जो कांस्टेंट है इसमें ये 4π तो है ही कांस्टेंट, ε0 जो है वो ये वैक्यूम के लिए फार्मूला है और एयर के लिए भी लगा देते हैं, ठीक। तो ε0 को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। इसकी जो वैल्यू है ε0 की वो आप लर्न रखें 8.854 इंटू नियरली है ये 10⁻⁻12 यूनिट आप इस फार्मूले से बना लेंगे, ठीक। और 1/4πε0 की वैल्यू यानी ये कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है। देखिए जब हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो r² को इधर लाएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान ये कूलाम तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसका रिवर्स कर देंगे तो ε0 की यूनिट बन जाएगी। तो 1/4πε0 इसकी वैल्यू SI में 9 इंटू 10⁻9 है। न्यूमेरिकल लगाते समय आप डायरेक्ट इसको पुटअप कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ध्यान रखना कि अगर हम CGS सिस्टम में देखें तो 1/4πε0 की वैल्यू 1 होती है, ये बात जरूर याद रखना। इन CGS सिस्टम 1/4πε0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक। ये वैक्यूम के लिए है लेकिन, ओके। ε0 समझ गए कांस्टेंट, उसको क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू समझ गए। देखिए हमने अभी आपको बताया कि कूलम्स लॉ जो है या तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है या फिर स्फेरिकल बॉडी के लिए भी वैलिड है। तो स्फेरिकल बॉडी में हम जब इंटीग्रेशन से रिजल्ट निकालते हैं उसमें जो रिजल्ट आते हैं उसमें स्फेरिकल बॉडी ऐसे बिहेव करती हैं जैसे सारा चार्ज उनका सेंटर पर कंसंट्रेट हो। सेंटेंस को ध्यान रखना। इसी तरह से ग्रेविटेशन लॉ भी होता है, वो पॉइंट मास के लिए है लेकिन स्फेरिकल के लिए भी वैलिड है वो है। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमने दो ये स्फेरिकल बॉडी ले ली और इसमें ये पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, मान लो रिपल्सन होगा, आपको मालूम पॉजिटिव में ये आया, तो इसमें जब कूलम्स लॉ लगाएंगे तो हम सेंटर से सेंटर तक डिस्टेंस लेंगे। आप समझ गए होंगे बात को। यहाँ r² डालेंगे। हाँ इतना ज़रूर है प्रैक्टिकली, आप कॉन्सेप्चुअली इस बात को ध्यान रखना कि जब प्लस प्लस चार्ज अगर ये स्फेरिकल बॉडी पास में होंगी तो रिपल्सन की वजह से इसमें जो चार्ज है वो थोड़ा डिस्टेंस जो है इनकी वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ कम रह जाएगा क्योंकि रिपल्सन होगा। इसी तरह से प्लस माइनस में जब अट्रैक्शन होगा
तो जो इनकी इफेक्टिव डिस्टेंस है वो सेंटर पर नहीं होगी, सेंटर से कुछ इधर हटके होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम कूलम्स लॉ सेंटर टू सेंटर लगाएंगे तो यहाँ जो फोर्स आएगा वो डिस्टेंस यहाँ पर हमने कम ली है, एक्चुअल डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो जो कूलम्स लॉ लगाएंगे उसमें फोर्स ज़्यादा आएगा। इसी तरह से जब प्लस माइनस हम जब यूज करेंगे तब ये पास में आ जाएंगे, तो इफेक्टिव डिस्टेंस कम हो जाएगी। फिर भी हम इसको स्फेरिकल बॉडी में लगाते हैं, ठीक है ना। जब तक कोई कॉन्सेप्चुअल पॉइंट नहीं दिया हुआ है तब तक आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लें, ठीक। अब इसके मतलब आप क्लियर हो गया कि कूलम्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए, और कहाँ वैलिड है, स्फेरिकल बॉडी के लिए, ठीक है। वहाँ पर चार्ज ऐसे बिहेव करता है कि जैसे सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेट हो, ठीक। रिजल्ट इंटीग्रेशन से आते हैं, डायरेक्ट ध्यान रखें। तो कूलम्स लॉ का फार्मूला समझ गए, न्यूमेरिकल लगाते समय आप इसमें सीधे 9 × 10⁹ वैक्यूम के लिए लिख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ध्यान दें, नेचुरल है कि ये क्वेश्चन एराइज होता है कि यहाँ जो कांस्टेंट है उसमें 4 पाई क्यों इंक्लूडिंग है। जैसे आप ग्रेविटेशन लॉ पढ़ते हैं उसमें कैपिटल जी ही लगाया है, 4 पाई तो नहीं है। यहाँ ऐसा है कि आगे एक चैप्टर है गॉस लॉ, और आपको अभी बताया कि ये जो कूलम्स लॉ है वो स्फेरिकल बॉडी पर भी वैलिड है, तो वहाँ उनके एरिया में मल्टीप्लिकेशन होता है, एरिया निकाले जाते हैं। तो स्फेयर का जो एरिया है वो 4πr² होता है, उसमें 4 पाई आता है। अगर यहाँ हम पाई का अटैचमेंट नहीं करेंगे तो आंसर में पाई आएगा, और जो पाई है वो इरेशनल नंबर होता है, उसको कट करने के लिए कांस्टेंट यहाँ 4 पाई लगा दिया गया है। वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट का। CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 थी, है। SI सिस्टम में 9 × 10⁹ है। अगर आप यूनिट पर ध्यान दें, ज़रा इस फार्मूले पर ध्यान देना, CGS में फोर्स की यूनिट डायन, SI में न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम है SI में, लेकिन यहाँ स्टेट कूलम है। स्टेट कूलम अभी आपने लिखा था, ठीक है ना, 3 × 10⁹ आप समझ गए होंगे। यहाँ सेंटीमीटर होगा CGS में और SI में मीटर होगा। अगर आप CGS से SI में चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसके कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹ आ जाएगी। समझ गए होंगे बात को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका मीनिंग एक ये हो गया कि जो 1/4πε0 है उसकी वैल्यू, वैसे तो ये कांस्टेंट है लेकिन इसकी वैल्यू यूनिट के सिस्टम पर भी डिपेंड करती है कि आप CGS सिस्टम ले रहे हैं या MKS सिस्टम ले रहे हैं। पॉइंट ध्यान रखना जरा। तो 4 पाई को इसीलिए बोलते हैं इज नोन एज रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि वो रेशनलाइज कर देता है रिजल्ट को। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। इस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जो 2 पॉइंट चार्ज हैं ये रखे हुए हैं, इन दोनों पॉइंट चार्ज को मिला दीजिए सेंटर टू सेंटर, इस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। और न्यूटन थर्ड लॉ हमेशा वैलिड होता है। मान लीजिए ये बॉडी है, एक चार्ज A है और दूसरा चार्ज B है, तो जितना फोर्स रिपल्सन है पॉजिटिव पॉजिटिव में, तो जितना A B को रिपेल करेगा उतना ही B A को रिपेल करेगा, ठीक है ना। अगर प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन सेम होगा। यानी अगर हम फोर्स का रेशियो देखें A और B में, B डालेगा अगर रिपल्सन है तो A के ड्यू टू B पर रिपल्सन होगा और B के ड्यू टू A पर रिपल्सन होगा। वैसे ये 2 स्टेप प्रोसेस माना जाता है। आगे आप पढ़ेंगे फील्ड में, हम इसको वहाँ भी रिपीट करेंगे कि पहले एक चार्ज अपना फील्ड क्रिएट करता है और फिर दूसरा चार्ज उस फील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है। ध्यान दें, 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट चार्ज फील्ड क्रिएट करता है और सेकंड उसके साथ चार्ज फील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है ना। तो रीजन में फील्ड जो है वो क्रिएट होता है जब चार्ज रखा होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है, लाइन ज्वाइनिंग दी चार्ज। इसीलिए ध्यान दें, बार बार रिपीट होगा वर्ड, इसे सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। और सेंट्रल फोर्स जिन्होंने 11th में ठीक से थ्योरी को पढ़ा है उन्हें मालूम होगा सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होता है और पोटेंशियल वर्ड वहाँ पर डिफाइंड है। तो इसलिए ये फोर्स कंजर्वेटिव भी है क्योंकि सेंट्रल फोर्स है। और भी रीज़न है, ठीक है ना। सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है, ध्यान देना बात पर, सेंटर टू सेंटर फोर्स एक्ट करता है, सेंट्रल फोर्स है और सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। अब हमने वैक्यूम के अलावा हम अदर मीडियम की बात करते हैं। फॉर अदर मीडियम में यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की, ठीक है, फ्री स्पेस की। अब ये मीडियम की हो गई, तो एप्सिलॉन लिखा हुआ है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है K एप्सिलॉन नॉट। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो बेसिक थ्योरी है वो तो हायर फिजिक्स में है, आप यहाँ पर रफली हम आपको समझा देंगे। एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट है, तो के क्या होगा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक, तो जब हम कोई चीज़ का रेशियो निकालते हैं तो वो रिलेटिव बन जाता है, यानी कि एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी है, तो हम के को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। और यहाँ से आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट से के को। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो यहाँ से हम इसको रेशियो के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान देना कि सीजीएस सिस्टम में 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 डाल देंगे, लेकिन अगर कोई वैक्यूम के लिए अगर अदर मीडियम होगा तो यहाँ के आ जाएगा, क्योंकि इसकी के की वैल्यू नहीं है 1, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1 है। तो इन सीजीएस सिस्टम जो ये फार्मूला आपने लिखा 1 यूज कर रहे हैं वो किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। वैसे हम एयर के लिए भी ले लेते हैं। मीडियम में जब बात आएगी, मीडियम, तो फिर यहाँ पर 1/4 यानी कि हम कूलम्स लॉ का यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो कूलम्स लॉ का फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो फिर 1/k आ जाएगा। ठीक है ना, Q1 Q2 अपान R²। आप समझ गए होंगे मीडियम के लिए क्या लगेगा फार्मूला, लेकिन ये दोनों सीजीएस के लिए आपको फार्मूला ये लगाना है। जब तक न्यूमेरिकल के अंदर स्टैट कूलम डायन और सेंटीमीटर का यूज न दिया जाए स्पेशली, तब तक आप इसका 1 का यूज ना करें। ओके, अब हम जरा के पर आते हैं, तो हमने एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन नॉट रख दिया। ठीक है, अब के की जो वैल्यू है, के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए हम इस पर के पर डिस्कशन कर रहे हैं। जो के होता है वैसे तो वो टेम्परेचर प्रेशर डिपेंडेंट है, आप हायर फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, के को, लेकिन के की वैल्यू जैसे जैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे के की वैल्यू इंक्रीज होती है। ध्यान दें, के की वैल्यू लिखी है, एयर के लिए के है 1.0054, ये नियरली 1 है, इसलिए ये जो फार्मूला हमने लगाया है यहाँ 9 × 10⁹, ये वैक्यूम के लिए भी यूज करते हैं और एयर के लिए भी यूज करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना, दोनों के लिए लगा देते हैं। तो एयर के लिए ये वैल्यू हो गई, ग्लास के लिए 223 है, पेपर के लिए 3.5 है, वाटर के लिए 79.2 है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ओके, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है और प्रेशर डिपेंडेंट भी, इसलिए एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन फॉर मेटल के लिए के इनफाइनाइट हो जाएगा। मेटल जो है यानी कि कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ध्यान रखना कोई भी ऑब्जेक्टिव आए और कभी भी पूछा जाए के की वैल्यू, मेटल के लिए कोई भी नाम दे दें, एल्युमिनियम, सिल्वर, तो उसका के इनफाइनाइट होगा। ओके, दूसरी बात, के की वैल्यू कभी 1 से कम नहीं होती है। आपके बुक में एक ऑब्जेक्टिव दिया रहता है कि इंसुलेटर है, उसमें पॉसिबल वैल्यू बताओ के की, तो आंसर जब देते हैं तो वहाँ पर -1, 0, है ना, इस टाइप से आंसर दे देते हैं, और फिर एक आंसर दे दिया 1 से ग्रेटर देन, जैसे 5 दे दिया तो टिक 5 में लगेगा। क्यों, के की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती है। 1 किसके लिए है, 1 भी नहीं, अगर वैक्यूम के लिए 1 है, अगर इंसुलेटर वगैरह है, कोई मीडियम है, तो उसमें के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। समझ गए होंगे आप बात। और मेटल के लिए के इनफाइनाइट होता है। अगर आप के इनफाइनाइट यहाँ पर फार्मूले में डाल देंगे, इसमें डाल दें यहाँ पर, तो फिर फोर्स 0 हो जाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि ये जो फार्मूला आपको बताया गया है ये तो वैक्यूम के लिए था, लेकिन ये किसके लिए है, ये मीडियम के लिए है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर अदर मीडियम। ठीक है, पेपर हो, एयर हो, वाटर हो, ये फार्मूला जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैलिड है। हम इसका डिस्कशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद बताएंगे आपको। ठीक है ना, ये जो वैल्यू होती है ये वैलिड है और ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से निकाला गया है। समझ गया ना बात, ये इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये अप्रॉक्सीमेट वैलिड है फार्मूला, ठीक है ना, लेकिन हम न्यूमेरिकल में ये फार्मूला लेते हैं। ठीक, तो परमिटिविटी पर बात करते हैं जरा। परमिटिविटी जो एप्सिलॉन है वैक्यूम के लिए तो देखिए फिक्स है, ये वैल्यू है वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की, लेकिन मीडियम के लिए एप्सिलॉन क्या है, के एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है ना, सिंबल है, जस्ट जैसे आप कोई कांस्टेंट लगाते हैं, ग्रेविटेशन लॉ में कैपिटल G लगा दिया, वैसे यहाँ लगा दिया कांस्टेंट है। ठीक है ना, हमने आपको बता दिया 4π क्यों लगाते हैं। ओके, तो एप्सिलॉन जो है वो
आपका के एप्सिलॉन नॉट है, और के की वैल्यू जब चेंज होगी तो एप्सिलॉन चेंज होगा। तो जरा इस पॉइंट पर ध्यान देना कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट, ये किस किस पर डिपेंड करेगी, ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव में और हर जगह। एक तो ये करेगी डिपेंड मीडियम पर, क्योंकि मीडियम के बदलने से के की वैल्यू चेंज हो रही है ना। और दूसरी ये सिस्टम ऑफ यूनिट पर भी डिपेंड करेगी। CGS में इसमें यहाँ पर वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 1 हो जाती, तो दो पर डिपेंड। के किस पर डिपेंड कर रहा है, के ओनली फॉर मीडियम, ठीक है। वैसे ये टेम्परेचर प्रेशर भी है, वो यहाँ नहीं देते हैं आंसर में, लेकिन 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट सिस्टम ऑफ यूनिट और साथ साथ मीडियम पर भी डिपेंड करता है, ठीक। दूसरी बात, जो हमारा एप्सिलॉन है उसके जरा नाम पर ध्यान दें, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। ये मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, हमने आपको भी बता दिया कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले एक चार्ज अपना फील्ड क्रिएट करता है, फिर दूसरा चार्ज उस फील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है। तो जो फील्ड क्रिएट हो रहा है स्पेस के अंदर, वो कितना इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे चार्ज के साथ, इस पर मीडियम पर ये डिपेंड करेगा। इसीलिए ये परमिटिविटी वर्ड है, यानी कि मीडियम कितना परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंटरेक्शन करने के लिए, और जितना ये परमिटिविटी आपकी ग्रेटर देन होगी उतनी ही फोर्स कम हो जाएगा। वहाँ नेचुरल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे आपने यहाँ पर एक चार्ज रखा पॉजिटिव और दूसरा चार्ज यहाँ रखा, तो जो इंटरेक्शन होगा वो बीच में जो फील्ड क्रिएट होगा उसके ड्यू टू वहाँ पर इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना। ऐसा, और एक बात ध्यान रखना, ये जो फार्मूला है ये जब भी वैलिड है, जैसे ये 2 चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ये 2 चार्ज हैं, पूरा मीडियम इनफाइनाइट तक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिलअप हो। जब वैक्यूम है तो पूरा मीडियम में वैक्यूम है, ठीक है ना। और जब आप मीडियम डाल देंगे तो पूरा मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से फिलअप है। ऐसा नहीं कि पार्टली फिल्ड हो, उसके लिए फिर एक और फार्मूला है, वो बाद में बताएंगे, ठीक है ना। पूरा मीडियम अप टू इनफाइनाइट और आइसोट्रोपिक मीडियम है। हम यहाँ का सेंटेंस आपको पढ़ के बता रहे हैं, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ओके इज अप्रोक्सीमेट वैलिड है अंडर सर्टेन सिचुएशन ओनली व्हेन मीडियम अराउंड द चार्ज इज होमोजीनियस हो, आइसोट्रोपिक हो फ्लूइड, और एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी हो। पूरा मीडियम फिलअप हो, पार्टली फिल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप परमिटिविटी का मीनिंग समझ गए होंगे। अदर जितना आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा उतना ही फोर्स डिक्रीज होगा, ठीक है ना। और के ध्यान रखना, के मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो कूलम्स लॉ है वो हमने बता दिया, या तो पॉइंट चार्ज के लिए या स्फेरिकल बॉडी के लिए वैलिड है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्ज होगा, यानी सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है, ठीक है ना। कूलम्स लॉ जो है आपका, ध्यान दें, रेस्ट में अगर कोई चार्ज है तब भी लगेगा कूलम्स का फोर्स, और अगर चार्ज मोशन में है तो तब भी लगेगा। हमने आपको बेसिक थ्योरी में बताया है, और ध्यान रखना कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मीनिंग है कि कूलम्स लॉ हमारा वो वैलिड है मूविंग चार्ज के लिए, ये जरूरी नहीं चार्ज रेस्ट में हो, ठीक है ना। तो बिटवीन पॉइंट 2 चार्जेज वैलिड है, एट रेस्ट हो और मूविंग चार्ज के लिए भी वैलिड है, ठीक है ना। और जो स्पेस होता है वो पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिलअप होना चाहिए, ठीक है ना। ये लॉ जो न्यूक्लियस के अंदर भी वैलिड है, हालांकि न्यूक्लियस के अंदर अदर फोर्स भी इफेक्टिव हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनका फोर्स होते हैं। 4 फोर्स बेसिक होते हैं, वो न्यूटन्स लॉ में हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर जो फोर्स होता है, न्यूटन्स लॉ आपका 11th का टॉपिक उसमें। तो जो न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि ये 10⁻⁻13 सेंटीमीटर से लगाकर ये अप टू सेवरल किलोमीटर तक ये लॉ जो है वो वैलिड है। डिस्टेंस आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो नेचुरल है कि इसका जो वैल्यू होगी फोर्स की वो बहुत कम हो जाएगी, यानी फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ओके। दूसरी बात कि ये आप नोट कर चुके होंगे, थ्योरी को जरूर लिखें, बहुत सारे पॉइंट जो हम बोल देते हैं उनको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें तो बेटर रहेगा। एक इसमें क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि लोअर लिमिट इलेक्ट्रिक फोर्स की कितनी होगी व्हेन चार्ज प्लेस्ड इन यूनिट डिस्टेंस। लोअर लिमिट ऑफ फोर्स व्हेन
चार्ज प्लेस्ड इन यूनिट डिस्टेंस, हम 1 मीटर ले रहे हैं और फोर्स का फार्मूला लगा दे रहे हैं डायरेक्ट 9 × 10⁻²। कुछ नहीं लिखा है तो समझ लो वैक्यूम की बात हो रही है। तो लोअर लिमिट में हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे, ठीक है ना, यानी कि जो प्रोटॉन का लें या प्रोटॉन का, अगर चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 और दूसरा भी 1.6 × ये लोअर लिमिट की वजह से लिया है क्योंकि इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्वार्क्स पर ध्यान नहीं देना, ठीक है ना, और अपॉन r² यानी 1², समझ गए ना। तो ये जो लोअर लिमिट है फोर्स की ये 2.3 × 10⁻28 न्यूटन आ रही है। 2.3 × 10⁻, आप चेक कर सकते हैं, ये लोअर लिमिट फोर्स है व्हेन द चार्ज सचुएटेड एट यूनिट डिस्टेंस, ठीक है ना। बाकी कूलम की डिफिनीशन आप जो है जैसे फोर्स को 1 न्यूटन ले लें, डिस्टेंस को 1 मीटर रख दें, फोर्स को 9 × 10⁻9 न्यूटन, चार्ज को 1 कूलम लें, तो डिफिनीशन आपकी बना दी जाती हैं जो फार्मूलों से है। दूसरी बात ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर जो फार्मूला नोट किया है उसमें आपने ध्यान दिया हो कि वैक्यूम में जब फोर्स है, फोर्स इन वैक्यूम है, फोर्स इन वैक्यूम, तो इसमें आप जब फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², हमने मॉड नहीं लगाया है। इन मीडियम कितना फोर्स होता है, इन मीडियम न्यूमेरिकल में बहुत कॉमन यूज है 1/4πkε0 Q1 Q2/r², ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका रेशियो बन जाएगा। कभी कभी न्यूमेरिकल में दिया होता है कि वैक्यूम में फोर्स लग रहा है इतने न्यूटन, तो डाइलेक्ट्रिक में आप इसे अगर चेंज कर दें, मीडियम को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दें बीच में, तो फिर कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो दोनों डिवाइड कर दो। तो F = हम F/F0 करेंगे तो K ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो K टाइम्स, यहाँ पर ध्यान दें, डिवाइड करके दिखा रहे हैं हम आपको, F/F0, ठीक है। तो F में आप ये दोनों कैंसिल हो गए, r² कैंसिल हो गया, सेम डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो F में कितना आएगा 1/4πkε0 और F0 को डिवाइड करेंगे तो 4πε0, ये सभी कैंसिल हो गए, ठीक है ना। तो फोर्स जो आएगा मीडियम में वो F0/K हो जाएगा। इससे भी हम K को डिफाइन कर सकते हैं, F/F0, ठीक है ना, F0/F। तो क्या बन जाएगा कि मीडियम में फोर्स, वैक्यूम में फोर्स डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम, ठीक है ना, डिफाइंड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। और एक बात, वैक्यूम में फोर्स हमेशा ज़्यादा लगेगा। आप जब भी मीडियम में पुटअप करेंगे, आप यहाँ से देख लें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। तो 1 से जब ज़्यादा है तो नेचुरल है कि फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जनरल में ध्यान रखना कि फोर्स जो है आपका जो मीडियम वैक्यूम में है वो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जो मीडियम में फोर्स है, और हम मीडियम में जो फोर्स है वो कम लगेगा किसी उसमें। आप इससे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। रेशियो ऑफ फोर्स है, अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द सेम 2 पॉइंट चार्जेज हेल्ड इन द सेम डिस्टेंस। समझ गए होंगे बात। और K को हम ε/, उससे भी डिफाइन कर सकते हैं ε0 से, रिलेटिव परमिटिविटी। तो K किस पर डिपेंड कर रहा है, K जो है आपका वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा। और 1/4πε किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मीडियम और सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करेगा। अब थोड़ा सा जल्दी आप बता दें कि कंपेरिजन बता दें इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का थोड़ा डिफरेंस, ठीक है ना। एक तो उसमें कैपिटल G आता है, या ऐसे ही ध्यान रखें आप, कैपिटल G जो है वो जो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। वहाँ केवल अट्रैक्शन था, यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हैं, लेकिन दोनों फोर्स कंजर्वेटिव हैं, है, और दोनों ही 1/r² को फॉलो करते हैं, इसलिए इनको इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव है, बता दिया आपको हमने। चार्ज क्वांटाइज्ड है, लेकिन मास जो है वो क्वांटाइज्ड नहीं है।
चार्ज की जो स्मॉल वैल्यू है वो आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, लेकिन आपका जो मास है वो इस तरह से उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, अगर हम दो सिमिलर कंडीशन देखें, सिमिलर कंडीशन का मतलब कि एक जैसा डिस्टेंस पर रखें दो पार्टिकल्स को, तो उनमें जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो बहुत कम होता है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है ना, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे दो इलेक्ट्रॉन को रखें, दो प्रोटॉन को रखें, आपकी बुक्स में न्यूमेरिकल भी दिया रहता है जिसमें कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच में। तो ओके स्टूडेंट, हम इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और आप लोग कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डालें, हमें बताएं, उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। ओके।